यदि बस्तर की लड़ाई को समाप्त करना है, जो जंगल जल रहे हैं उनकी लड़ाई को समाप्त करना है, तो वो दिल्ली से होगी और विश्वविद्यालयों से होगी। प्रोफेसर योगेश सिंह जी का पूरा भाषण सुना है, 24 मिनट के लगभग का है। हैरान थी कि इस देश में नैरेटिव कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और कोई भी विचारधारा हो, वो भले ही आतंकवाद की हो, नक्सलवाद की हो, माओवाद की हो, अलगाववाद की हो, उनका जन्म विश्वविद्यालयों में ही होता है। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण इस देश का विभाजन है। वो पूरा का पूरा शहरों के अंदर किस तरह से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जाए, विश्वविद्यालयों में कैसे दिया जाए, मीडिया हाउसेस में कैसे दिया जाए, ये सारा काम होता है। मीडिया में खबरें आई थी 1100 करोड़ रुपए का अकेले बस्तर से उगाही का काम चलता है, पूरा नेपाल से लेकर और नीचे तक रेड कॉरिडोर बनाने का। तो रेड कॉरिडोर का मकसद ही यही था। नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं देश चर्चा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पिछले कुछ सालों से भारत के वैचारिक विमर्श के केंद्र में है, अर्बन नक्सल। यह शब्द सिर्फ राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं, बल्कि शिक्षा, समाज और विचारधारा तीनों के बीच में एक टकराव का प्रतीक बन चुका है। 2025 में अर्बन नक्सल शब्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उठाया था। उसके बाद फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने पब्लिश हुई किताब अर्बन नक्सल्स, जो द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, इस किताब ने अर्बन नक्सल शब्द को जन चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और अब हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह जी के एक भाषण में इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ अर्बन नक्सल विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं और कुछ प्रोफेसर छात्रों का दिमाग दूषित कर रहे हैं। उन्होंने छात्र आंदोलन पिंजरा तोड़ को भी अर्बन नक्सल्स का एक रूप बताया है, जिसके बाद इन बयान के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और बाद में फिर सवाल उठा कि क्या एकेडमिक जगत विचारों की स्वतंत्रता की जगह वैचारिक युद्ध का मैदान बनता जा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर प्रेरणा मल्होत्रा मैम। नमस्कार, एक बार फिर से देश चर्चा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम एक शिक्षाविद, अनुसंधान करता है, ह्यूमन राइट्स पर लगातार कार्यशील रही हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं और हिंदू अध्ययन केंद्र के निर्देशन का भी अतिरिक्त कार्यभार देख रही हैं। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि मैम ने स्वयं बस्तर में जाकर नक्सलवाद पर गहन अध्ययन भी की है और रिपोर्ट्स भी तैयार की हैं। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह जी के अर्बन नक्सल बयान को लेकर जो विवाद हुआ, आपके अनुसार उस विवाद में जो बयान उन्होंने दिया उसको लेकर आपका मूल संदर्भ क्या है और इसे लेकर इतना विरोध क्यों हुआ है? सबसे पहली बात तो मैंने प्रोफेसर योगेश सिंह जी का पूरा भाषण सुना है, 24 मिनट के लगभग का है। और आपने कहा कि जमकर विरोध हुआ, बिल्कुल नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसमें 6 लाख के करीब यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, फिर 10,000 के लगभग यहाँ पर शिक्षक हैं, नॉन टीचिंग है, एल्यूमिनाई है, इतना बड़ा सिस्टम है और यहाँ पर कोई जमकर विरोध नहीं हुआ। 2-4 पोस्ट लिख देने से या 2-4 आर्टिकल लिख देने से कोई जमकर विरोध नहीं हो जाता। और दूसरी बात, उनका जो पूरा भाषण था वो इस बात पर था कि अर्बन नक्सल के पीछे, इस अर्बन नक्सलिज्म की सोच के पीछे क्या भाव काम करते हैं, क्या विचारधारा काम करती, और उसको बताते हुए उन्होंने 1-2 उदाहरण भी लिए थे। तो मैं तो देखकर हैरान रह गई कि जिस तरह का जो फेसबुक पर पोस्ट लिखी गई या आर्टिकल लिखे गए, उनमें एक तरह का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी। और मैं हैरान थी कि इस देश में नैरेटिव कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते। बात वो कर रहे हैं कि ये विचारधारा कैसे काम करती है और उसमें किस तरह से छात्र छात्राएं शामिल हो जाते हैं अनजाने में, और अपने अनुभव साझा कर रहे थे। और प्रोफेसर सिंह का बहुत कम आयु में एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए,
और फिर 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे, तो उनका एक लंबा अनुभव है। उसके आधार पर वो अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने उस सोच को बयान करने की बात की। और हुआ ये कि एक इसको अलग ही मोड़ दे दिया गया, इसको बता दिया गया कि ये एंटी नेशनल कहा है या ऐसा कहा है कि डाइसेंट के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि पूरे भाषण में इस तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि उन्होंने एक भी बात झूठ नहीं कही। पूरे 24 मिनट में उन्होंने जो कुछ कहा तथ्यात्मक कहा, और चूंकि मैंने इस पर गहन अनुसंधान किया है तो मैं कह सकती हूँ कि मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। ये जो जंगल की लड़ाई है वो केवल जंगल में नहीं लड़ी जाती, वो विश्वविद्यालयों में लड़ी जाती है। और कोई भी विचारधारा हो, वो भले ही आतंकवाद की हो, नक्सलवाद की हो, माओवाद की हो, अलगाववाद की हो, उनका जन्म विश्वविद्यालयों में ही होता है। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण इस देश का विभाजन है। तो विश्वविद्यालयों के अंदर इस तरह की विचारधारा किसी भी रूप में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस देश को, यदि इस देश की आंतरिक सुरक्षा को यदि किसी एक मुद्दे से सबसे बड़ा खतरा है तो वो माओवाद है, नक्सलवाद है, और इसकी जड़ों को काटने की आवश्यकता है। और वो शहरों से होगा। यदि बस्तर की लड़ाई को समाप्त करना है, जो जंगल जल रहे हैं उनकी लड़ाई को समाप्त करना है, तो वो दिल्ली से होगी और विश्वविद्यालयों से होगी। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अर्बन नक्सल शब्द बहुत बार सुनने को मिलता है, लेकिन आम लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अर्बन नक्सल होता कौन है? क्या यह कोई व्यक्ति है, कोई सोच है, या एक वैचारिक समूह? देखिए, जंगल के अंदर जब कोई एक मूवमेंट चल रहा है, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। मैं मानती हूं कि नक्सलवाद जो नक्सलबाड़ी से आरंभ हुआ, वो एक तरह का स्वयंभू तरह का आंदोलन था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में इसने जिस तरह का एक रूप ले लिया है, वहां से लेकर, और बल्कि मैं तो कहूंगी कि आरंभ से लेकर, इसको विश्वविद्यालयों ने पोषित किया है, इसको खाना पानी दिया है। और जब तक किसी भी विचारधारा को बुद्धिजीवी वर्ग अपना सहयोग नहीं देता है, वो विचारधारा किसी मूवमेंट का रूप ले ही नहीं सकती है। और यही बात नक्सलवाद के साथ भी सही और खरी उतरती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरा का पूरा शहर में चलता है, लेकिन एक पूरी स्ट्रैटेजी है। और आप अगर माओवादियों के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, उनका डॉक्यूमेंट है अर्बन नक्सल्स के ऊपर पूरा का पूरा, एक जो उनका ये स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन स्टर डॉक्यूमेंट है, उसका 13वां चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा शहरों के अंदर किस तरह से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जाए, विश्वविद्यालयों में कैसे दिया जाए, मीडिया हाउसेस में कैसे दिया जाए, इसके ऊपर पूरा 13वां चैप्टर है। और अर्बन पर्सपेक्टिव्स नाम से एक डॉक्यूमेंट, सीपीआई माओइस्ट का डॉक्यूमेंट जो उन्होंने 2004 में तैयार किया था, उसके अंदर तो पूरी की पूरी चर्चा इसी बात पर है कि शहरों में किस तरह से अपने पैर पसारे जाए, और शहरों में किस तरह से विश्वविद्यालयों के अंदर, मीडिया हाउसेस के अंदर और संगठनों के अंदर एक छद्म रूप धारण करके कैसे उनके बीच में घुसा जाए। तो ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, और उनके डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी व्यक्ति गूगल पर जाकर इनको सर्च कर सकता है, उनका पीडीएफ अवेलेबल है, कहें तो मैं ही उपलब्ध करा दूंगी। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश के लिए बहुत ही विनाशक है। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर ये भी कहा जाता है कि अर्बन नक्सलवाद की जड़ें गहरे राजनीतिक हितों से जुड़ी है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा या सत्ता से टकराने वाली मानसिकता काम करती है? ये राजनीतिक ही है, ये विषय ही पूरा राजनीतिक है, ये विषय ही पूरा का पूरा आर्थिक है। ये जो फिरौती का काम चलता है, जो वहां पर विकास ना होने देना और वहां से एक्सटॉर्शन पैसा लेना, ये सारा काम होता है। मीडिया में खबरें आई थी 1100 करोड़ रुपए का अकेले बस्तर से उगाही का काम चलता है, और मैं ये मानती हूँ कि बहुत कम इसका डेटा बताया गया। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है, और
यदि आप इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से समझें तो वो है ही पॉलिटिकल, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। जो इसका एक ओरिजिनल प्लान था कि पूरा नेपाल से लेकर और नीचे तक रेड कॉरिडोर बनाने का, तो रेड कॉरिडोर का मकसद ही यही था कि सत्ता किस तरह से हाथ में ली जाए। और जब आप इसके नक्सलवाद के आरंभिक वर्षों को देखते हैं तो पूरा था कि दिल्ली पे कब्जा हम 1975 तक कर लेंगे, और वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इस सोच के साथ इस देश का नागरिक नहीं है, इस सोच के साथ देश का आम व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो सकते, होंगे भी नहीं। और यही कारण है कि इस देश ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर, जो लोग इसकी गिरफ्त में आ भी गए थे, नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर, और ये बहुत ही संकुचित होता जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नक्सल मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, और ये होकर रहेगा। ये कुछ ही समय की बात है कि इस देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने निष्ठा से इस काम को अपने जिम्मे लिया है। और राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है, उन्होंने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इस पर गहरी चोट की है, नीतियां बनाई हैं। रोज सरेंडर हो रहे हैं। आप देखिए कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों सरेंडर हो गए। जो नक्सलवाद का क्षेत्र था, मैं अगर डेटा कोट करूं 2014 से अगर आप आज तक देखते हैं, 2000 में इस देश के 180 जिले प्रभावित थे, और आज वो जिले घटकर 2024 में 38 हुए, और आज 2025 अक्टूबर की बात करें तो केवल 11 जिलों में ये रह गया है, और जो अति प्रभावित क्षेत्र हैं वो केवल 3 जिले रह गए। तो कम तो हो ही रहा है। मैम, अगला सवाल ये है कि जब भारत एक आत्मविश्वास के साथ विश्व राजनीति में उभर रहा है, क्या अर्बन नक्सल जैसी विचारधाराओं की अब भी कोई भूमिका बची है, या यह सोच धीरे धीरे अपने अस्तित्व से बाहर हो रही है? मैंने अभी अभी जो कहा कि अस्तित्व से बाहर तो हो रही है, यूं कहें कि 90% तो हो चुकी। जिसको कहते हैं कि हाथी निकल गया, केवल पूंछ बची है, और वो पूंछ भी जल्दी निकलने वाली है, क्योंकि इस देश का जो मानस है, इस देश की जो बुद्धि है, वो किसी भी तरीके से ये ऐसी इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज को, जो माओ से प्रभावित हैं। माओ, आप जानती हैं कि चाइना के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड, लाखों लोगों का इस विचारधारा ने खून करवाया है। इतनी हत्याएं हमारे देश में हो गई, और अब जो नक्सलवाद के रास्ते पर चले थे जो लोग, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, और बल्कि वो स्वयं विक्टिम बन गए इसके। उनका अपना विकास नहीं हो पाया, उनके बच्चे नहीं पढ़ लिख पाए, और लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए, देश ने कहाँ का कहाँ विकास कर लिया, लेकिन वो लोग वहीं के वहीं क्यों रह गए, और बल्कि पीछे रह गए। तो ये सोच जब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सरेंडर की पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, वो सारी पॉलिसीज काम कर रही हैं, और नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम को आपने सुना कि नक्सलवाद पे और शहरी नक्सलवाद पे उन्होंने कितनी अच्छी बयान दी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पॉडकास्ट, हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की आगे आप वीडियो देखते रहिएगा, और देश चर्चा को फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।